नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। इस वक्त की बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने अनुबंधित कर्मचारियों के हित में बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अनुबंधित कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। इसमें प्रदेश भर में लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। वहीं सरकार का यह निर्णय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 और पार्ट 2 सहित HKRN के तहत कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों पर लागू होगा। वहीं मंत्रिमंडल की बैठक में अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की तिथि तक सुरक्षित रखने की गारंटी और उन्हें अधिक सुविधाएं देने के लिए अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई और इस अध्यादेश के अनुसार राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों सहित हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कार्यरत सभी अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की अवधि तक सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। वहीं 15 अगस्त 2024 तक जिन अनुबंधित कर्मचारियों को 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे वे इस नीति के तहत पात्र होंगे। वहीं अनुबंधित कर्मचारियों को पे स्केल का बेसिक वेतन प्रदान किया जाएगा। वहीं पेरिस ओलंपिक में पदक पर कब्जा करने वाली मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री सैनी ने संत कबीर कोठेर पर दोनों पदक विजेताओं का स्वागत और अभिनंदन किया। साथ ही दोनों खिलाड़ियों का सीएम ने सम्मान किया है और इस मौके पर सीएम सैनी ने दोनों खिलाड़ियों को डिप्टी डायरेक्टर के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। और आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और इसके साथ ही मुख्यमंत्री सैनी ने नीरज चोपड़ा और हॉकी टीम को भी पदक जीतने पर बधाई दी। ये बहुत ही गर्व का और गौरव का दिन है कि देश के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता मनु भाकर और सरबजोत सिंह दोनों का स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं। मनु भाकर ने जहां देश को निशानेबाजी में 2 कांस्य पदक, तो वहीं सरबजोत ने देश के लिए जो कांस्य पदक जीता है उस पर पूरे भारत को, हमारे दोनों खिलाड़ियों पर गर्व है। हमारी खेल नीति के अनुसार जल्द ही राज्य स्तरीय समारोह में हमारे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा। इन दोनों के अलावा हमारे नीरज चोपड़ा ने भी रजत पदक और हॉकी में 3 खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता है। इन सभी खिलाड़ियों को हमारी बधाई। जनसंख्या की दृष्टि से केवल 2% से ही कम की हिस्सेदारी वाले हरियाणा ने एक बार फिर ओलंपिक में देश का मान बढ़ाया है और देश के अब तक जीते गए 5 पदकों में से 4 में हरियाणा के खिलाड़ियों का योगदान है, जो पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, जिन्होंने भारत का नाम पूरे विश्व के अंदर ऊंचा किया है। लोकसभा के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने इंद्री में हुई हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा की अगर बात कर ले तो उसके लिए लगातार जो है वार पलटवार भी किया जा रहा है और इस बीच आपको बताते चले कि जनता को पोर्टल में उलझाए रखा है। तमाम तरह की बयानबाजी किए जा रहे हैं और इसी के साथ साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए लगातार ये पद यात्रा निकाला जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और बताते चले कि इन मामलों में लगातार जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर जो है लगातार तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। इसी के साथ कहा जा रहा है कि हमारी सरकार में हरियाणा विकास के मामलों में नंबर 1 रहा था, ये कांग्रेस की तरफ से कहना है, लेकिन बीजेपी सरकार में वो अपराधों में नंबर 1 बन गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुकाबला केवल कांग्रेस और बीजेपी में है। लोकसभा चुनाव में तो हमने बीजेपी को हाफ कर दिया था और अब आने वाले चुनाव में बीजेपी का सुपड़ा
साफ हो जाएगा। और इसी के साथ ही साथ लगातार कांग्रेस तंज कसते हुए नजर आ रही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने अपने 10 सालों के शासनकाल के दौरान प्रदेश की जनता को पोर्टल में ही उलझाया रखा है। अगर सरकार की ये स्कीमें इतनी ही अच्छी होती तो बीजेपी ने गुजरात में इसे लागू क्यों नहीं किया। और वहीं आगामी विधानसभा चुनाव में जेजेपी और इनेलो का मुकाबला नोटा पर होगा कि किसको कितने नोटे मिले हैं। और साथ ही बसपा और इनेलो गठबंधन को उन्होंने एक सिरे से नकारते हुए कहा कि इनका कोई जनाधार नहीं है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे बीच में। हमने इस अभियान के माध्यम से 15 प्रश्न पूछे भारतीय जनता पार्टी सरकार से आज से 1 महीने पहले। सर आपको आज तक एक भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। भाई देश में सर्वाधिक बेरोजगारी हरियाणा में क्यों है, देश में सर्वाधिक महंगाई हरियाणा में क्यों है, देश में सर्वाधिक अपराध दर और क्राइम रेट आज हरियाणा में क्यों है। हरियाणा में हजारों करोड़ के जो घोटाले हुए, शराब घोटाले से लेकर एक्साइज घोटाले, रजिस्ट्री घोटाले से लेकर खनन घोटाले तक, इतना भ्रष्टाचार हरियाणा में क्यों हुआ। जन विरोधी पोर्टलों से और आईडियों से, फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी और ये पोर्टलों से आज जनता देखना बेहाल क्यों किया। जब ये जन विरोधी पोर्टल और आईडिया ये गुजरात में लागू नहीं की आज तक बीजेपी ने, हरियाणा में क्यों लागू की। कच्ची नौकरी की राजधानी हरियाणा क्यों बना दिया। अभी सीपीएल वालों ने अपनी मांग दी, आपने देखा रास्ते में 6,000 पे सीपीएल वालों को लगा रखा है, जिसमें अपने इंद्री ब्लॉक से भी बहुत है। और कौशल निगम, सीपीएलओ, अग्निवीर, ये कच्ची नौकरी बिना नौजवानों का शोषण भाजपा क्यों कर रही है। पक्की नौकरी की प्रथा क्यों खत्म कर दी बीजेपी ने, हरियाणा में भी देश में भी। और इसी के साथ एससी और एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को और उनकी योजनाओं को क्यों बंद किया गया। तो 100 गज के प्लॉट की योजना हो, चाहे उनका आरक्षण का अधिकार हो, क्रीमी लेयर की चाहे बात हो, चाहे किसान का इतना अपमान क्यों किया गया। 750 किसानों की जाने गई। आज जो खेलों में नंबर 1 था हरियाणा, बीजेपी की सरकार में 10 साल के बाद नशे में नंबर 1 हरियाणा क्यों हो गया। ये हमारे सवाल हैं इनसे। आज आपने देखा कि हर वर्ग हमारी बेटियों को दिल्ली की सड़कों पे कैसे घसीटवाया गया। 10 साल के बाद भी इतना अहंकार, भाजपा का ये अहंकार लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हमें पूरा विश्वास है कि लोकसभा चुनाव में तो हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया था हाफ, विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता कर देगी बीजेपी को साफ, ये हमारा विश्वास है। देखिए कहीं ना कहीं जो आज कितना पूरे देश को इस बात को लेकर हर देशवासी दुखी है, स्तब्ध है। हर देशवासी ये आशा सजोए बैठा था कि दिनेश फोगाट हमारे देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आएंगी। 144 करोड़ का देश और गोल्ड मेडल आता तो मैं समझता हूं कि हमारा देश गौरवान्वित होता। लेकिन मैं दिनेश फोगाट जी को यही कहना चाहता हूं कि उन्होंने फिर भी हमारे देश का नाम रोशन किया है। वो हारी नहीं है, वो जीती है। अगर हारा है तो खेल सिस्टम हारा है तो खेल भावना हारी है। और जो मैं समझता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने पहले सरकार से और सिस्टम से इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, जब दुनिया की सारे पहलवान नेट पे तैयारी कर रहे थे, वो 6 महीने वो धरने पे दरी पे बैठकर अपने। विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा जिला स्तरीय विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन राजकीय शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज नल्हड़ के ऑडिटोरियम में किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्कूलों के प्रिंसिपल और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में प्रदेश के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मेधावी छात्र छात्राओं के अलावा स्टार टीचर को भी प्रशंसा पत्र देकर शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा के द्वारा सम्मानित किया गया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। वहीं पत्रकारों से बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने कहा कि पूरे हरियाणा में अगर स्कूल का दृष्टिकोण लिया जाए तो स्कूल हमारे पास जो है पूरे हैं, और दूसरा नजरिया लिया जाए तो हमें बच्चों की आवश्यकता है, लेकिन हमारा यहाँ का साक्षरता दर जो है बेहद कम है और इस साक्षरता दर को देखते हुए धुंधले पर्दे को हटाने की बेहद जरूरत है। देखिए पूरे हरियाणा में अगर स्कूल का दृष्टिकोण लूं तो स्कूल हमारे पास पूरे हैं, ठीक है। दूसरा नजरिया लूं
तो हमें बच्चों की आवश्यकता है। हमारे 2-4 स्कूल जो इन्होंने गिनती कराई 600 की संख्या है वो है, लेकिन फिर भी जो हमारा लिटरेसी रेशो है वो यहाँ की कम है, बहुत कम है। और इस एक वो कभी कभी होता है, एक धुंधला सा पर्दा सा होता है, वो हटाने की जरूरत है। बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेगा नहीं परिवार, ना परिवार बढ़ेगा, ना समाज बढ़ेगा, ना मेवात बढ़ेगा, ना हरियाणा बढ़ेगा। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री चौधरी कंवरपाल ने करीब 2 करोड़ 73 लाख रुपए की लागत से हुए 4 सड़कों के सुदृढ़ीकरण के विकास कार्यों का उद्घाटन किया और इस दौरान कृषि मंत्री ने विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र में कांग्रेस से 10 गुना काम किया है और विकास किया है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में किसानों के लिए केवल बड़ी बड़ी बातें की गई और इसी के साथ मौजूदा सरकार ने हर लिहाज से किसानों के हित में धरातल ठोस कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में विकास हुआ है जिसे प्रदेश की जनता भी मानती है और कोई भी किसी भी क्षेत्र में जाकर जनता से पूछ सकता है। आज सड़कों का जो चौड़ीकरण था वो किया गया है और 2 करोड़ 73 लाख के काम थे वो कंप्लीट हुए, उसका आज उद्घाटन था और इससे मैं समझता हूँ काफी लाभ होगा। सड़कें चौड़ी होने से आने जाने की सुविधा है सर, इससे बहुत लाभ रहेगा। और जो ये कर्मचारी हैं तो अब इनका जो एक खतरा में डरता रहता था, वो काफी लंबे टाइम से हमें मिलते थे और हमें कहते थे कि हमारे जॉब सिक्योरिटी हमारी होनी चाहिए। तो आज माननीय मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया तो उसके बाद एक वो खतरा टलता है। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से दाखिल पैरोल याचिका में हाईकोर्ट को खारिज कर दिया गया है। आपको बता दें, हरियाणा सरकार को इस मामले को लेकर फैसला लेने का आदेश दिया है। हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि गुरमीत राम रहीम सिंह की पैरोल याचिका पर हरियाणा सरकार की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नियम के आधार पर फैसला ले। बता दें कि एसजीपीसी ने हाईकोर्ट में याचिका देकर राम रहीम की बार बार जो है मिलने वाली पैरोल पर आपत्ति जताई थी और साथ ही इसका विरोध भी किया था और अब इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए एसजीपीसी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि इस मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नियमों के आधार पर फैसला लें। ये जो पिटीशन थी एसजीपीसी द्वारा माननीय हाईकोर्ट में डाली गई थी और इस पिटीशन को डालकर एसजीपीसी द्वारा कोर्ट को ये इंप्रेशन दिया जा रहा था कि जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी को जो ये पैरोल और फरलो स्टेट ऑफ हरियाणा दे रही है वो इलीगल है और आउट ऑफ द वे जाके दे रही है। लेकिन इस पर जब सुनवाई शुरू हुई माननीय हाईकोर्ट में तो माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट ऑफ हरियाणा को डायरेक्ट किया कि एक एफिडेविट आप फाइल करें कि जो सिमिलर ऐसी केसेस के और भी कैदी हैं क्या उनको भी आप ये ग्रांट कर रहे हैं। तो स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक एफिडेविट फाइल किया माननीय हाईकोर्ट के अंदर जिसमें 89 ऐसे लोगों की उन्होंने लिस्ट दी कि जो सिमिलर केसेस थे जिनको ऑलरेडी फरलो और पैरोल ग्रांट की जा रही थी। वहीं आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन होने से जो है जहां 140 करोड़ देशवासियों का सपना टूटा है तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष अब इस पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर जांच की मांग कर रहा है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में आम आदमी पार्टी ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। आपको बताते चले आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता के नेतृत्व में ये प्रदर्शन हुआ है। गुरुग्राम में नहीं बल्कि प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और कहा है कि खिलाड़ियों के साथ जिस तरह उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। देश की गोल्डन गर्ल विनेश फोगाट के साथ साजिश रची गई। उस साजिश के खिलाफ हम विनेश के पक्ष के अंदर खड़े हुए। विनेश को गोल्ड की सुविधाएं हरियाणा सरकार के द्वारा दी जानी चाहिए, इसलिए करे। बीजेपी ने जो षड्यंत्र रचा इस बेटी के खिलाफ देश की धरती पे भी और विदेश की धरती पे भी, उस षड्यंत्र के खिलाफ हम खड़े हुए।
भैया हमें पानी की सबसे बड़ी समस्या है। हमें 2 महीने से तो इतना ज्यादा गंद पिलाया जा रहा है कि बच्चे भी परेशान, किसी के पेट में दर्द है, इन्फेक्शन इस पानी से सबसे ज्यादा फैल रहा है। एलर्जी इन्फेक्शन की वजह से ये एलर्जी सबके शरीरों में फैल रही है। किसी को कुछ परेशानी है, किसी को कुछ है। पानी की तो इतनी सबसे ज्यादा समस्या है। वाटर सप्लाई अगर सही आएगी तो इंसान सबसे ज्यादा स्वस्थ रहेगा। पटौदी महल के नाम से फेमस पटौदी को अब जिला बनाए जाने की मांग उठने लगी है और इसको लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में फैसला लिया गया कि अगर सरकार ने उनकी मांग पर गौर नहीं किया तो आगामी विधानसभा चुनाव को बहिष्कार करने से भी पटौदी निवासी गुरेज नहीं करेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर शिक्षा तक के लिए बेहतर विकल्प मौजूद है और ऐसे में सरकार पटौदी को जिला घोषित करे। देखिए, समय अनुसार हर चीज की जरूरत होती है। आज के दिन गुड़गांव की ज्यादा नफरी होने के कारण और ज्यादा दूरी होने के कारण पटौदी को जिला बनाना बहुत ही आवश्यक है। पटौदी एक ऐतिहासिक शहर है, ऐतिहासिक नाम रहा है हिंदुस्तान के अंदर। जब हमारे पटौदी नवाब होते थे, पटौदी रियासत होती थी, उनका नाम होता था। तो जब भी हम बाहर खेलने जाते थे पटौदी नाम से ही जाना जाता था। और आज इस परिस्थिति में छोटे छोटे जिले, हरियाणा में छोटे छोटे जिले बनाए गए जिनका कोई अस्तित्व भी ना, तो वो भी जिले बन गए और हम वंचित रह गए। ये हमारा दुर्भाग्य है। ऐसा है, ये डिमांड काफी दिन पहले से उठी थी और इससे 1 साल पहले यहाँ एक महापंचायत हुई थी, उसमें स्वामी धर्मदेव जी आए थे तो उन्होंने भी इसका पुरजोर समर्थन किया था और काफी पहले भी लोगों की डिमांड थी। और ये तो एक बहुत पुराना हमारा इतिहास में इसका नाम है पटौदी का। यहाँ के जो क्रिकेटर थे हमारे, वो पटौदी के नाम से ही तो थे, मुंशी अली खान। इसके अलावा पटौदी में यहाँ श्री भी है, यहाँ पूरे ऑफिसेज हैं, हॉस्पिटल भी हैं, रेलवे स्टेशन नजदीक है। सारे नॉर्म्स जो होते हैं डिस्ट्रिक्ट के वो पूरा करता है। देखो, ये हमने पटौदी में महापंचायत का 9 अगस्त 2024 को रखा था सुबह 10 बजे और लोगों ने अच्छा सहयोग करा और अच्छे लोग आए। समाज की क्रीम यहाँ पहुंची, समाज के जो कर्मठ कार्यकर्ता है जिन्होंने जिला बनाने के इच्छुक है और सर्व समाज यहाँ पहुंचा और सर्व समाज ने समर्थन दिया कि भाई जिला बनना चाहिए। और पटौदी जिला बनने के लिए पटौदी के अंदर वो सारी खूबियां उपलब्ध है कि पटौदी जिला बनना चाहिए। आज गुड़गांव की जनसंख्या लगभग 17 लाख के आसपास है और इतनी जनसंख्या होने के बाद और अगर उसमें से एक पार्ट जिला बना दिया जाए तो कोई ऐतराज वाली बात सरकार को नहीं होनी चाहिए। पटौदी में सर्व समाज के द्वारा पटौदी को जिला बनाने के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया गया। सभी समाज के लोगों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने, सभी लंबड़दारों ने इसमें भाग लिया और अपने अपने विचार रखे कि पटौदी क्षेत्र का जिला बनना अनिवार्य क्यों। ये काफी पुरानी मांग है क्षेत्र की कि यहाँ की भोली भाली जनता गरीबी क्षेत्र है और यहाँ के लोग जब गुरुग्राम किसी काम में जाते हैं तो काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गरीब है, किसान है। पटौदी की जनता की तो मांग ही है और पटौदी अपने आप में डिजर्व करता है कि वो उसको जिला बनाया जाए। ताउड़ू से लेकर के और पटौदा पुलाना तक एक हाईवे सीधा जो बिलासपुर, बोहड़ा, पटौदी, जाटोली मंडी, फिर पुलाना, ये सारे गांव एक साथ। पटौदा बहुत बड़ा गांव है। ये सारा एक रोड बनता है उधर से वजीरपुर से लेकर के और रेवाड़ी तक। विनेश फोगाट के संन्यास लेने की घोषणा करने पर हरियाणा के पूर्व मंत्री अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि विनेश का उत्साह थोड़ा कम हुआ है, उन्हें प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। विनेश को गोल्ड मेडल लाने का जो प्रयास है उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। जो इस ओलंपिक में नहीं हो सका वो अगले ओलंपिक में पूरा करना चाहिए। अब वो बिल्कुल गोल्ड मेडल के नजदीक थी, परंतु उनका वेट ज्यादा होने के कारण उनको वहां से जो वो नहीं प्राप्त कर पाई, वो थोड़ी सी उत्साह उनका कम हुआ है। लेकिन मैं उनको कहना चाहूंगा कि उनको अपने प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए।
पेरिस में चल रहे ओलंपिक खेलों में 10 मीटर मिक्स्ड शूटिंग में कांस्य पदक जीतने के बाद पहली बार सरबजोत सिंह अंबाला कैंट अपनी शूटिंग एकेडमी में पहुंचे और यहां पहुंचने पर उनका जोरदार और भव्य तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन भी मौजूद रहा। इसके साथ ही शूटिंग रेंज का सभी स्टाफ भी इस मौके पर मौजूद रहा। सरबजोत का लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान सरबजोत ने युवाओं को करगिल को लेकर संदेश भी दिया। साल पहले जैसे सर ने बताया, जिस लक्ष्य के लिए हमने यहाँ से एक शुरुआत की थी, जो एकेडमी है यहाँ पे अजय अग्रवाल जी हमारे चेयरमैन, जो एक्स चेयरमैन रहे हैं, और नीरज पाशर जी जहाँ अभी हैं, और जो इन्होंने एक सपना देखा था एकेडमी की स्थापना की गई थी, तो वो कहीं ना कहीं सपना आज सरबजोत के माध्यम से पूरा हुआ है। और अंबाला को एक इंटरनेशनल लेवल पे आज मतलब एक मेडलिस्ट के तौर पे जो सरबजोत ने नाम किया है, और काफी एक खुशी का विषय है सभी अंबाला वासियों के लिए। ये बहुत सौभाग्य की बात है जिला अंबाला के लिए कि ओलंपिक खेल जो कि एक बहुत बड़ा स्तर होता है, उसमें जिला अंबाला का एक खिलाड़ी जो है सरबजोत सिंह, जिन्होंने आज देश को ब्रॉन्ज मेडल दिलवाया है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसको जितना मान सम्मान जिला अंबाला या हरियाणा राज्य या पूरे देश की तरफ से मिलना चाहिए, वो ये उसका उत्तराधिकारी है, उसका उसे देना चाहिए। ये हर भारतीय का ये फर्ज बनता है कि आज इसको हम जिला अंबाला की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे यहाँ पर, और पूरा प्रशासन की तरफ से सीटीएम साहब भी यहाँ पे पहुंचे हैं। काफ़ी अच्छा लगा सर, और मतलब आज ही आया हूँ मैं, और अच्छा है सारा कुछ। क्या उनको बस यही कहूँगा मैं कि अपना माइंड सेट बना के रखें, और डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा जरूरी टाइम है। वहाँ पे कांग्रेट्स करी उन्होंने, और अगले मैचेस के लिए ऑल द बेस्ट। और आगे अभी 17 को फंक्शन है रोहतक में, वहाँ पे बुलाया सभी ओलंपिक्स को, सभी ओलंपियन को। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।